Hello dear students, today we are starting with a new chapter that is chemical kinetics. So under chemical kinetics there are 4-5 topics. They are rate of reaction, factors affecting rate of reaction, rate law, molecularity, mechanism. इसी की जो आप फैक्टर पढ़ेंगे इसी के अंदर आ जाएगा पर टेम्परेचर, कॉन्सेंट्रेशन, प्रेशर जिसमें अरेनियस कॉन्सेप्ट पढ़ना है, कॉन्सेंट्रेशन के अंदर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड पढ़ना है. ठीक है, ये सारे टॉपिक है केमिकल काइनेटिक्स की. बट हम यहाँ पर इस वीडियो में रेट ऑफ रिएक्शन की बात कर रहे हैं क्योंकि बहुत ही ज्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा. ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन स्टार्ट करेंगे हम, बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन से, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन पे बेस्ड बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं. केमिकल काइनेटिक्स जो है एक्चुअली में क्या है, केमिकल काइनेटिक्स में फिजिकल केमिस्ट्री में जब आप पढ़ते हो तो केमिकल काइनेटिक्स का काम क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम इग्नोर करते हैं. ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स जो है वो रिएक्शन के रेट को बताता है. ठीक, रिएक्शन के रेट को बताता है का क्या मतलब है, जब भी हम देखो काइनेटिक्स का तो मतलब सभी को पता है मूवमेंट. ठीक है, तो किस रेट से, अब हम यहाँ पे लिख रहे हैं रिएक्शन का रेट. जब भी रेट टर्म आता है तो हमको ये दिमाग में आना चाहिए कि किस टाइम या किस स्पीड से रिएक्शन जो है मूव कर रहा है, कितना टाइम लग रहा है रिएक्शन को होने में, कितना स्पीड लग रहा है, ये सब रिएक्शन रेट के अंदर आ जाता है. बहुत ही ऊपर से डेफिनेशन में आपको बोल रही हूँ. ठीक है, और दूसरी चीज क्या है केमिकल काइनेटिक्स का, ये एक इन्वेस्टिगेटर है रिएक्शन मैकेनिज्म का. हम अब तक क्या पढ़ते आए हैं, हम रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ते आए हैं. तो जो भी रिएक्शन मैकेनिज्म होते हैं, जो मैकेनिज्म होते हैं, उन रिएक्शन मैकेनिज्म का ये इन्वेस्टिगेटर है. इन्वेस्टिगेटर का मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे, तो हमने बोले रिएक्शन मैकेनिज्म का क्या है, इन्वेस्टिगेटर. इस वर्ड पर थोड़ा सा फोकस करेंगे हम, तब हमको केमिकल काइनेटिक्स सही से समझ में आ जाएगी. इन्वेस्टिगेटर का मतलब है कि जो भी फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि हो गया कॉन्सेंट्रेशन, प्रेशर, टेम्परेचर, कैटलिस्ट, ये रेट को कैसे कंट्रोल करके रखता है, ये कौन आपको समझा रहा है, केमिकल काइनेटिक्स समझा रहा है. तो केमिकल काइनेटिक्स का दो काम ही है कि वो रिएक्शन के रेट को बताए और वो क्या करे, एज अ इन्वेस्टिगेटर काम करे. मतलब ये जो सारे फैक्ट, ये सब हम किसके अंडर पढ़ते हैं, केमिकल काइनेटिक्स के अंदर पढ़ते हैं. ठीक है, वो फैक्टर जो रेट को कंट्रोल करें, इसीलिए हम इसको इन्वेस्टिगेटर कह रहे हैं. जैसे कि ये हो गया कॉन्सेंट्रेशन, प्रेशर. ठीक है, अब ये सारे जो हैं, कॉन्सेंट्रेशन हो गया, प्रेशर हो गया, टेम्परेचर हो गया, कैटलिस्ट हो गया, ये सब के सब रिएक्शन को कैसे कंट्रोल करके रखते हैं, इनका काम क्या है, दे कंट्रोल रेट. ठीक, अब इसी को हमको आगे फर्दर पढ़ना है. ठीक है, ये तो जनरल सी बात हो गई, हमको केमिकल काइनेटिक्स के अंदर ये सारी चीजें पढ़ना है. ठीक है, अब हम आ जाते हैं मेन टॉपिक पर कि जो हम यहाँ पर टर्म आ गया, सबसे इंपॉर्टेंट टर्म आ रहा है रेट, जिसको हम बोल रहे हैं कि रेट को पढ़ना है हमको, रिएक्शन के रेट को पढ़ना है. तो ये जो रिएक्शन का रेट है, ये रेट का मतलब होता क्या है. ठीक है, जब भी रेट टर्म आए तो रेट का मतलब होता है टाइम या स्पीड की बात हो रही. ठीक है, किसकी बात हो रही है, मैंने कहा जब भी रिएक्शन में रेट टर्म आए तो हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं टाइम या स्पीड की. ठीक है, इसको कैसे डिफाइन, अगर सिर्फ डेफिनेशन पे फोकस करना हो तो हम ये बोल सकते हैं रेट क्या है. अगर हमको रेट को डिफाइन करना है टाइम और स्पीड के टर्म में, टाइम के टर्म में डिफाइन करना हो तो आप ये बोल सकते हो कि एट व्हाट टाइम द रिएक्शन इज गोइंग ऑन. ठीक है, ये हो गया आपका रेट, या एट व्हाट स्पीड द रिएक्शन इज गोइंग ऑन. ठीक है, एट व्हाट टाइम द रिएक्शन इज गोइंग ऑन एंड एट व्हाट स्पीड द रिएक्शन इज गोइंग ऑन, ये हो गया आपका रेट, जनरल टर्म. ठीक है, अब ये बात तो हमको क्लियर हो गई कि रेट क्या है. अब क्योंकि रेट का डेफिनेशन टाइम और स्पीड के बेसिस पे है, तो ऑन द बेसिस ऑफ रेट केमिकल रिएक्शन इज फर्दर क्लासिफाइड एज. अब रेट के बेसिस पे हम कैसे डिफाइन करें कि कौन कौन से टाइप के रिएक्शन होते हैं. फर्स्ट होता है आपका वेरी फास्ट, इसका एक नाम और है आपका फेवरेट, इसका दूसरा नाम है इंस्टेंटेनियस रिएक्शन. ठीक है, वेरी फास्ट हो गया, अब वेरी फास्ट है तो वेरी स्लो होगा, वेरी स्लो हो गया. एंड थर्ड वन इज योर मॉडरेट. ठीक है, जिसे हम मेजरेबल भी कहते हैं. तो वेरी फास्ट का दूसरा नाम है इंस्टेंटेनियस. इंस्टेंटेनियस मतलब फटाक से हो जाने वाला, तुरंत हो जाने वाला. ठीक है, इंस्टेंटेनियस आप सबको पता है, इंस्टेंट मैगी होता है, इंस्टेंट करी होता है, इंस्टेंट पनीर होता है, इंस्टेंट सब कुछ इंस्टेंट होता है. तो इंस्टेंट क्या होता है, रिएक्शन भी होता है. ठीक है, तो इंस्टेंट इसका दूसरा नाम है इंस्टेंटेनियस. अगर वेरी फास्ट ना आके इंस्टेंटेनियस आ सकता है. ठीक, तो अब वेरी फास्ट रिएक्शन जो है मेनली आयनिक कंपाउंड में होता है. अगर आप इसका एग्जांपल कंसीडर करें हम, तो किन में होता है वेरी फास्ट, आयनिक कंपाउंड में होता है, क्योंकि इनको एक्वा सोल्यूशन में डालो, ये तुरंत क्या हो जाते हैं, जो इनके बीच का जो टाइम स्टैम्प है वो क्या है, बहुत ही फास्ट है, तुरंत रिएक्शन हो जाता है. और इतने फास्ट हो जाता है कि हम इसका रेट डिटरमाइन नहीं कर सकते मैन्युअली. ठीक है, हम नहीं देख सकते कि रेट इसका क्या है, कैसा है. ठीक, बट टेक्निकली अगर आप देखोगे तो चाहे ये कोई भी रिएक्शन हो
चाहे वेरी फास्ट हो, वेरी स्लो हो, इन सब को हम टेक्निकली मेजर कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि अब हम इन सब को मेजर कर सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं लेजर। तो वेरी स्लो क्या होता है, बहुत ही धीरे, महीनों लग जाएंगे, सालों लग जाएंगे, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन हो गया, ठीक है, ये भी किसका एग्जाम्पल है, वेरी स्लो का। फर्मेंटेशन ऑफ शुगर इन प्रेजेंस ऑफ ईस्ट, ये एग्जाम्पल हो गया वेरी स्लो का, ये बहुत टाइम समय लगता है, इसमें भी हम रेट को कैलकुलेट नहीं कर सकते। बट जो मॉडरेट रिएक्शन है, जिसका दूसरा नाम है मेजरेबल रिएक्शन, वो अपना दूसरा नाम लेके आया है कि आपको ज्यादा मेहनत ना करना पड़े, मेजरेबल रिएक्शन। मेजरेबल की कंडीशन क्या है कि इसको आप मेजर कर सकते हैं, लिमिटेड स्पीड में ये प्रोसीड करता है, ठीक है। अगर हम ये बोलें किसके बारे में, हम मॉडरेट के बारे में बोलें, तो मॉडरेट का काम क्या है कि ये लिमिटेड स्पीड में प्रोसीड करता है, ठीक है। इन सारों के जो एग्जाम्पल है, वेरी फास्ट हो गया, वेरी स्लो हो गया, मॉडरेट हो गया, इन सब की एग्जाम्पल आप सबके बुक में, तो यहाँ पे उस एग्जाम्पल को डिस्कस करने का उतना ज्यादा मतलब नहीं है, ठीक है। देखो मैं फिर भी आपको बता दे रही हूँ, मॉडरेट या मेजरेबल जो है, इनके अंदर एग्जाम्पल आ जाता है डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, H2O2 का डिकम्पोजिशन मतलब टूटना, ठीक है। हाइड्रोलिसिस ऑफ केन शुगर इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट एसिड, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, मॉडरेट या मेजरेबल के। हमने तीनों का एग्जाम्पल देख लिया, ठीक है। तो अब जब केमिकल काइनेटिक्स हमने पढ़े थे, तभी मैंने आपको बोल दिया कि आज का जो हमारा टॉपिक है, टुडेज टॉपिक इज, तो रेट ऑफ रिएक्शन होता क्या है। रेट ऑफ रिएक्शन को हम हर जगह, पहली बात तो हम रेट ऑफ रिएक्शन को हर जगह किससे डिनोट करेंगे, ROR से, ठीक। तो यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन नहीं होता है, रेट ऑफ रिएक्शन होता क्या है, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन हमारा क्या हो गया, चेंज इन मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, या चेंज इन मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट अपॉन टाइम टेकन फॉर द चेंज, ठीक है। हम एक जनरल रिएक्शन कंसिडर करते हैं, कुछ नहीं लिख रही हूँ मैं रिएक्शन में, ठीक, मैं बोल रही हूँ एक जनरल रिएक्शन, जनरल रिएक्शन है मतलब कि कुछ भी नहीं है, मतलब कि आपको पता है जब भी रिएक्शन होता है तो दो चीजें परसिस्ट करती हैं, दो चीजें होती हैं, क्या क्या होती हैं, एक होता है रिएक्टेंट और यही आपको क्या दे देता है, प्रोडक्ट। अग्रीड, नहीं भी करोगे तो करना ही पड़ेगा, होते ही है। तो ये हो गया रिएक्टेंट, ये हो गया प्रोडक्ट, या तो मैं इसको ऐसे करके लिख दूं R आपको, ताकि बहुत अच्छे से क्लियर हो, और ये हो जाएगा ये आपका प्रोडक्ट, ठीक। अब किसी भी रिएक्टेंट, कभी भी रिएक्शन होता है तो ये जो रिएक्टेंट है, ये इसका कॉन्सेंट्रेशन कम होता जाता है और इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जाता है, यही हम लिखें चेंज इन मोलर कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, किसके अकॉर्डिंग, टाइम के अकॉर्डिंग। तो ये हो गया आपका जनरल रिएक्शन, इसी का चेंज और इसी के कॉन्सेंट्रेशन का चेंज और इसके टाइम का चेंज, यही है ROR। रेट ऑफ रिएक्शन क्या है कि उसके कॉन्सेंट्रेशन में क्या चेंज आया और उस टाइम में क्या चेंज आया, यही हम पढ़ते हैं रेट ऑफ रिएक्शन के अंदर, ठीक है। अब मुझसे अगर ये बोला जाए, अगर आपको ये बोला जाए एग्जाम में कि आपको रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है, ये हमारा जनरल रिएक्शन, तो रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू R या विद रिस्पेक्ट टू क्या बोलना चाहिए, रिएक्टेंट, क्या हो जाएगा, डिक्रीज इन मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो रेट ऑफ रिएक्शन हमारा किसके रिस्पेक्ट में, R के रिस्पेक्ट में, रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, डिक्रीज इन मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन टाइम टेकन टू डिक्रीज, ठीक है। मतलब कि क्या है, इसको हम कैसे लिखेंगे, ये तो मैंने आपको बताई फॉर्मूला, यही फॉर्मूला अपन को अप्लाई करते चलना है। तो अब इसको हम लिखेंगे कैसे, कभी भी हमको इस टाइप का आएगा रेट ऑफ रिएक्शन लिखने का, तो ये लगा दो आप माइनस, जहां डिक्रीज हो रहा है मतलब माइनस लगा दो, जहां पर भी चेंज टर्म आता है हम क्या यूज कर देते हैं, डेल्टा, ठीक है, किसके, ये हो गया R क्योंकि हम रिएक्टेंट के टर्म में लिख रहे हैं, अपॉन डेल टी, ठीक है। ये क्या हो गया, ये हो गया रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू R, ठीक। अब सेम सब कुछ, मतलब कि अब सब कुछ सेम रखो, अब ROR विद रिस्पेक्ट टू P। अब यहाँ पे हमने देखो, ये तो क्या था, ये किसके रिस्पेक्ट में था, ये था R के रिस्पेक्ट में, R के रिस्पेक्ट में मतलब ये वाले R के रिस्पेक्ट में, ठीक है, रिएक्टेंट की बात हो रही थी। अब अगर यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट हो जाए, ठीक है, मतलब सब कुछ यही रहे। अब देखो यहाँ पर पहले तो हमने क्या लिखे थे, हमने ये यहाँ पर जो लिखे थे, ये लिखे थे रिएक्टेंट के टर्म में, ठीक है। एक्चुअली मुझे माइनस बनाओ तो यहाँ बनाना चाहिए, ठीक, थोड़ा ऊपर हो गया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो, तो अब हम प्रोडक्ट क्या हो रहा है, देखो रिएक्टेंट डिक्रीज हो रहा है तभी जाके प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, मतलब ये कम होता जाएगा, ये बढ़ता जाएगा, और जो बढ़ रहा है उसमें माइनस लगाने की क्या जरूरत है बेचारे में, ठीक है। तो उसको सीधे सीधे क्या लिख दें अपन, में हम लिख दें डेल्टा P, ये हो जाएगा डेल, ये हो गया P डेल T,
ठीक है, ये हो गया किसके लिए, प्रोडक्ट के टर्म में। प्रोडक्ट में अपन को माइनस साइन नहीं लगाना है, रिएक्टेंट में हमको माइनस साइन लगाना है। क्यों लगाना है, क्योंकि अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रही हूँ, देखो यही कर सकते हो आप, यही कर देते हैं अपन, ठीक है। जैसे मान लो कोई भी एक रिएक्शन है, फिर अब जैसे मान लो अब यहाँ पे हम लिख रहे हैं एक रिएक्शन A प्लस गिव्स 2C, ठीक है। अब हमको इसको रेट ऑफ रिएक्शन ROR, अगर इसका अब हमको रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है तो ये देखो, ये कौन सा साइड है, ये वाला साइड कौन सा है, ये कौन सा साइड है, ये साइड है रिएक्टेंट का, ठीक है। आपको पता है रिएक्टेंट को क्या करना है, करना क्या, डिक्रीज होता है रिएक्टेंट, मतलब हमको क्या साइन लगाना है, माइनस साइन लगाना है। तो यहाँ पे सबका एक एक करके लिखो आप, ठीक है। ये हो गया माइनस साइन लग गया, डेल्टा हो गया, ब्रैकेट हो गया, ए हो गया अपॉन डेल टी, ठीक। सेम वे में किसका लिखना है, बी का लिखना है, माइनस साइन लगेगा, माइनस साइन लगेगा, डेल्टा लगेगा, ब्रैकेट बनेगा, बी आ जाएगा, जो भी वहां पर होगा, ठीक है, एलिमेंट। और यहाँ पे नीचे क्या आएगा, चेंज इन टाइम। ये लिखने का तरीका और ये आते ही आता है, आपको आगे तक काम आएगा। और दूसरा, अब ये जो है, ये कौन सी कंडीशन है, इस पे आप थोड़ा सा फोकस करो। ये जो 2C है वो क्या है, हमारा प्रोडक्ट। अब आप प्रोडक्ट पे फोकस करो। क्या चीज फोकस करना है आपको, कि यहाँ पर देखो 2 लगा हुआ है, ठीक है। ये तो अब तक यहाँ पे कुछ नहीं लगा था तो हम लिख दे रहे थे, अब यहाँ पर क्या 2 लगा हुआ है, मतलब ये स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट लगा हुआ है। जब भी कोई स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट लगा रहेगा, उसको हमको किस फॉर्म में लिखना है, उसको हमको लिखना है फ्रैक्शन के फॉर्म में, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/2 डेल्टा स्क्वायर ब्रैकेट C आ गया और ये आ गया डेल टी, ठीक है। यहाँ पर कोई भी स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट नहीं था। अगर आप ये देखोगे कि A के पास भी नहीं था, B के पास भी नहीं था, तो हमने डायरेक्टली लिख दिया। अगर यहाँ पर होता तो हम उसको लिखते, लेकिन कैसे लिखते, हमेशा फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखना है, ठीक है। इस चीज को आपको याद रखना है कि अगर स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट है, स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट का मतलब क्या हो गया, ये हो गया आपका, जैसे कुछ भी लगा है, जैसे मान लो आप लिखते ही हो ना 3N2 करके लिखे हमने, चलो ठीक है। तो ये जो लगा हुआ है इसे हम क्या कहते हैं, स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ये जहां भी लगा रहेगा, ये हमको किस फॉर्म में लिखना है, इसे हमेशा फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखना है। कोई नए नए शब्द नहीं बोल रही हूं मैं, सब सुने हुए हैं आपके। फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को, जैसे मान लो ये 3 ही लिखा है तो इसको 3 ना लिख के, मतलब मैं अभी तो ये नॉर्मली 3N2 लिखा है, अब इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिख दूंगी मैं, 1/3N2, ठीक है। और अगर रिएक्टेंट होगा तो माइनस लगा देंगे, प्रोडक्ट होगा तो प्लस लगा देंगे, ठीक। ये हो गया। अब एक और एग्जाम्पल और करो आप। अब तो ये ABC बहुत हो गया। N2 प्लस H2 क्या देता है आपका, NH3 ही देता है हमेशा, ठीक है। आज तक तो NH3 देते आया है, तो इसको हम कर दिए बैलेंस। यहाँ 2 लग गया, यहाँ 3 लग गया, हेबर्स प्रोसेस है, यहाँ पे रिवर्सिबल का साइन होता है, बट यहाँ पे अपन रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ रहे हैं इसीलिए नहीं लगा। हमें इसका लिखना है ROR, रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है। ध्यान से देखिए, ये जो लिखा हुआ है ये क्या है आपका, रिएक्टेंट। अब रिएक्टेंट है तो इसमें कौन सा साइन लगाते जाना है, माइनस का, और ये प्रोडक्ट है तो इसमें लगाते जाना है प्लस का साइन, ठीक है। कैसे करके आप लिखोगे, स्टार्ट करो N2 से, तो ये हो जाएगा माइनस। देखो ये जो है ये स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट नहीं है, ये नंबर ऑफ एटम्स हैं, ठीक। तो स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट जो यहाँ पर लगा रहेगा लेफ्ट साइड में, तो ये हो जाएगा माइनस, डेल्टा बना लिए, ब्रैकेट N2 डेल टी, सेम H2। अब देखो H2 में आ जाओ, H2 में क्या हो गया, H2 में आ गया स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, ये लगा स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। अब स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट को क्या करना है, इसको स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट को लगा देना है सामने, माइनस लगा के 1/3 डेल्टा, ब्रैकेट में हो जाएगा H2, ब्रैकेट भी देखो कैसा बन जा रहा है, एकदम हिला डुला बिना कमर का। चलो कोई बात नहीं, अपन को क्या है, समझना है अपन को, जैसा भी बने, ठीक। अब देखिए फिर से आ गया स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। कहाँ आ गया स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, ये आ गया स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। लेकिन हमने अभी तक क्या लगाए थे, माइनस लगा रहे थे क्योंकि रिएक्टेंट था। यहाँ पे हमको माइनस नहीं लगाना है क्योंकि ये प्रोडक्ट है, तो ये हो जाएगा 1/2, ठीक। ये किसके लिए हो गया, ये हो गया आपका इस रिएक्शन के लिए, पूरे रिएक्शन के लिए। ये सब क्या है, ये सब हैं, इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें कहा जाता है स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। अभी मैंने आपको बताया, जिसको हम फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख देते हैं जब ROR लिखते हैं तो, ठीक है। ये भी स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, ये भी स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। अब
अब हम आते हैं इसकी यूनिट। ठीक, ये होगा एग्जाम्पल, और भी एग्जाम्पल हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन कहीं पर भी निकालने को आता है, ये ऐसा लिखा रहता है एवरेज रेट, तो कंफ्यूज नहीं होना है अपन को। ठीक है, जैसे मान लो, एक मिनट, एक क्वेश्चन और कर लो, या ऐसे करके भी आता है रेट ऑफ अपीयरेंस या डिसअपीयरेंस। ठीक है, हाँ चलो याद आ गया, मैं आपको बता ही दे रही हूँ। जैसे मान लो ऐसे करके लिखा है, ठीक, मतलब किसकी बात हो रही है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस अगर लिखा है तो दो चीज लिखा रहेगा, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस या लिखा रहेगा अपीयरेंस, रेट ऑफ अपीयरेंस, या करके नहीं बोलना चाहिए, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, रेट ऑफ अपीयरेंस। एक डिसअपीयर होगा तभी तो जाके दूसरा अपीयर होगा ना, पुराने को खत्म होना पड़ता है कुछ नया करने के लिए, हमेशा याद रखिए। चिपके रहोगे पुराने में ना तो फिर पुराने ही रह जाओगे। तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, जब भी यहाँ पे रेट ऑफ डिसअपीयरेंस की बात हो रही है, ये रेट ऑफ डिसअपीयरेंस और रेट ऑफ अपीयरेंस। सो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस मीन्स रिएक्टेंट की बात हो रही है, क्योंकि रिएक्टेंट डिक्रीज हो रहा है, इसीलिए डिसअपीयरेंस टर्म भी यूज कर सकते हैं हम। और रेट ऑफ अपीयरेंस मतलब कि हम प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है, अपीयरेंस टर्म भी यूज कर सकते हैं क्योंकि पॉजिटिव में जाता है पूरा। ठीक है, यूनिट क्या होती है इसकी, यूनिट देख लो, ROR की, बड़ा ही इंपॉर्टेंट मुद्दा होता है क्योंकि न्यूमेरिकल में यूनिट को लिखना बहुत जरूरी है। यूनिट, क्योंकि हम देखो पूरे रेट ऑफ रिएक्शन को दो टर्म में डिवाइड किए हैं। किस दो टर्म में, एक तो हमने किए हैं कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में डिवाइड, और दूसरा हमने किए हैं टाइम के टर्म में। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन को हमेशा मेजर किया जाता है मोल्स पर लीटर में। ठीक, मतलब कि मैं मोल्स पर लीटर। ठीक, और टाइम को किस में मेजर करते हैं, टाइम को मेजर करते हैं हम सेकेंड में या मिनट में। तो अब ये क्या हो गया, कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम, यही होता है ROR। ROR का अभी अपन ने क्या लिखे हैं, चेंज इन मोलर कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम टेकन फॉर द चेंज। ठीक, तो ये यूनिट कैसे हो जाएगी, मोल अपॉन सेकेंड या मोल अपॉन मिनट, यही हो जाएगी। तो ये कैसा बन जाएगा, ये बन जाएगा मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, या फिर मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स। ये दो यूनिट है इसकी। ठीक है, ओके, ये तो हो गया नॉर्मली बात की, हाँ ये यूनिट होती है। लेकिन अगर मान लो ये हो गई हमारी, ये यूनिट हो गई मोल की। ठीक है, लेकिन मान लो अगर गैसियस सब्सटेंस है, तो गैसियस सब्सटेंस के लिए क्या हो जाएगा, ATM लिखते हैं। ठीक है, ATM आपका वाला ATM नहीं जहां से पैसे निकालते हो, ATM सेकेंड इनवर्स, और हम क्या बोल सकते हैं, ATM मिनट इनवर्स। ठीक, तो ये हो गया किसके लिए, गैसियस सब्सटेंसेस के लिए, अदरवाइज मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स यूज करते हैं। ठीक है, आप एक चीज और याद रखो कि अच्छा हमने पूरा तो पढ़ ली है, एक चीज मैंने आपको शायद से बताई ही नहीं कि जो रिएक्शन है, अपन रेट ऑफ रिएक्शन किसमें, कौन से टाइप के रिएक्शन में मेजर कर पाते हैं, मॉडरेट रिएक्शन में। ठीक है, शायद से हमने डिस्कस किया होगा, क्यों, क्योंकि उसका जो रेट है ना बहुत ही फास्ट है, मतलब जिसकी स्पीड है ना तो बहुत फास्ट है ना बहुत स्लो है। तो मॉडरेट रिएक्शन में ROR कैन बी measured। ठीक, ROR is actually एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। तो कहीं पर एवरेज रेट ऑफ, अगर एवरेज रेट लिखा है तो उससे कंफ्यूजन का कोई भी मुद्दा नहीं है। ROR का मतलब ही होता है एवरेज रेट। तो योर ROR is nothing but, so ROR is actually एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज, AVERAG, एवरेज। ठीक, बढ़िया बात है, नहीं भी बढ़िया बात तो मान लो बढ़िया बात है। ठीक है, तो ऐसे करके क्वेश्चन आ जाता है, जैसे 2x, जैसे कुछ भी दे दी, जैसे मान लो कुछ भी किया। अब ऐसे 2-3 एग्जाम्पल सॉल्व करोगे तो आपको समझ में आने लगेगा सीधे सीधे। अब हम आते हैं इस पे, जैसे कि एक एग्जाम्पल और कर लो। जैसे मान लो कि ये लिखा है 2x, ठीक है, प्लस 3y लिखा है, जो कि क्या दे रहा है, 4z दे रहा है। प्रैक्टिस करवा रहे हैं रेट ऑफ रिएक्शन के आपको। ठीक है, आपको निकालना है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। आपको क्या निकालना है, एवरेज ROR निकालना है आपको। कैसे निकालोगे, ये हो गया आपका कौन सा साइड, ये हो गया आपका रिएक्टेंट, मतलब कि यहाँ पे कुल मिला के लगाना माइनस, जहां रिएक्टेंट दिखे माइनस लगा दो। तो और क्या लगा, स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट लगा, ये देखो, ये लगा स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ठीक है, 1/2 हो गया, डेल्टा हो गया। अब किसका लिखे हम, अब हम लिखे 3x के लिए, इसका भी क्या, 1/, का भी माइनस लगाओ, 1/3 लिखो, और क्या लिखो, डेल्टा लिखो, डेल्टी लिख दो। ठीक है, हो गया, रिएक्टेंट का काम खत्म। प्रोडक्ट बचा है 1/4, यहाँ पे कोई माइनस का साइन नहीं लगेगा, क्योंकि प्रोडक्ट मतलब क्या, इंक्रीज, और इंक्रीज होता है तो हम माइनस साइन नहीं लगाते हैं कोई भी चीज में। Z भी कैसा दिख रहा है देखो। तो ये हो गया हमारा रेट ऑफ रिएक्शन, या एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन करके आता है, तो उसमें कंफ्यूजन का कोई मैटर नहीं है। ठीक है,
आपको सिर्फ स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट को ध्यान में रखते हुए चलना है कि आप देख रहे हो कि मैंने हर जगह स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट ये हो गया और ये हो गया, ये सब फ्रैक्शन फॉर्म में लिखे हैं, ठीक है। जबकि अगर हम यहाँ जाएंगे तो ये जो है आपका 2 ना ये फ्रैक्शन में है, ना ये फ्रैक्शन में है, ना ये फ्रैक्शन में। तो जब हम आर ओ आर लिखें या एवरेज रेट जिसको हम बोलते हैं लिखें, तो किस फॉर्म में होना चाहिए? फ्रैक्शन के फॉर्म में, ठीक है। तो अब इसी ये जो पूरा रिएक्शन लिखा है, अब इसी का अगर बोल दें कि रेट ऑफ अपीयरेंस लिखना है आपको प्रोडक्ट का, तो आप क्या लिख दोगे? आप इसको लिख दोगे। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस पूछेंगे तो आप इसको लिख दोगे, ठीक है। मतलब जो भी पूछे आपसे, अगर एक्स के टर्म में पूछे, वाई के टर्म में पूछे, जेड के, जिसके टर्म में पूछे उसी के टर्म में लिखना है। अभी बोलने पे नहीं समझ में आएगा, न्यूमेरिकल्स पे आते हैं हम, तब जाके हमको सारी बातें समझ में आएंगी, ठीक है। सब कुछ समझने के बाद अब हम आते हैं न्यूमेरिकल्स में, क्योंकि कुछ भी समझ लो कुछ नहीं होता जब तक आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते हो किसी भी चीज का, ठीक है। तो क्वेश्चन सॉल्व करना जरूरी है, तभी आपको सारी चीजें क्लियर होती है कि हाँ मुझे कितना समझ में आया। तो यहाँ पे अपने पास एक रिएक्शन दिया है कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड फ्लोरीन से रिएक्ट करके NO2F1 आ रहा है, ठीक है। हमें रिएक्शन से मतलब नहीं कि हमें ये मतलब नहीं कि कौन सा रिएक्शन हो रहा है। यहाँ पे आगे क्वेश्चन बढ़ो, यहाँ पे बोल रहा है राइट द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ, ठीक है। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है अपन को किस किस के टर्म में? पहला रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2F, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ NO2 और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ F2, ठीक है। ये तीन चीजें अपन को फाइंड आउट करना है। सबसे पहले तो एक चीज आप समझ लो, मैं आपको बता देना चाह रही हूँ कि अगर हो सकता है ऐसा ना हो कि आपको एग्जाम में इसकी वजह से मार्क्स कट जाएं, तो जहां पर भी हम चेंज लिख रहे हैं, देख रहे होगे अपन लिख रहे थे डेल्टा लिख रहे थे, ठीक है। ये अपन कब यूज करते हैं? ये यूज होता है आपका एवरेज रेट जब निकालने बोलेगा, एवरेज रेट, ठीक है। और जब आपको बोलेगा कि इंस्टेंटेनियस रेट निकालना है या इंस्टेंटेनियस रेट लिखना है, तो उस समय हम यूज करते हैं डी, ठीक है। बाकी उसमें कोई फर्क नहीं पड़ जाएगा, बस ये आपको जो सिंबल लगाना है ये बता रही हूँ मैं आपको। इंस्टेंटेनियस जब रेट निकालने बोलेगा, ठीक है। अब आते हैं हम क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्या बोल रहा है कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2F, अपन को रेट ऑफ फॉर्मेशन लिखना है किसका? NO2F का। चलिए लिखते हैं अपन रेट ऑफ फॉर्मेशन, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2F, ठीक है। स्टेटमेंट यहाँ पे नहीं लिख रही हूँ, ठीक है। अब रेट ऑफ फॉर्मेशन बोल दिया, ठीक। क्या हमको क्लियर हो गया? फॉर्मेशन मतलब कि रेट ऑफ अपीयरेंस, ये जो फॉर्मेशन है मतलब रेट ऑफ अपीयरेंस की बात हो रही, सीधी सीधी बात है। अपीयरेंस से मतलब प्रोडक्ट है, ठीक। अब प्रोडक्ट है तो सीधा है कि माइनस लगाना है नहीं। हमने क्या बोले, जब इंस्टेंटेनियस रेट बोलेगा तो डेल्टा की जगह अपन क्या यूज करेंगे? डी यूज करेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखो आप, ये दिया है, यहाँ पे क्या लगा NO2 के सामने? NO2F का निकालना है, तो यहाँ पे क्या लगा हुआ? 2 लगा है, तो सिंपल से इसको फ्रैक्शन फॉर्म में किए 1/2 D NO2F, ठीक है। गंदा बना है, कोई बात नहीं, NO2F है, इतना हमको क्लियर होना चाहिए, ठीक है, अपॉन DT, ठीक है। सिर्फ 1/2 लगाए, ये क्या लिखा है? NO2F अपॉन DT। तो ये क्या हो गया अपना? ये वाला हो गया रेट ऑफ फॉर्मेशन, एकदम सिंपल है। सेकंड आपसे क्या बोल रहा है निकालने? रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, पूरा नहीं लिख रही हूँ मैं, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस है, ठीक है। किसका निकालना है? रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ NO2। देखो डिसअपीयरेंस बोल दिया मतलब कि किसकी बात कर दिया इसने रिएक्टेंट की बात कर दिया। कहाँ दिया है NO2 आपका? यहाँ दिया, ये NO2 है, इसके आगे क्या लगा हुआ है? 2 लगा हुआ है, स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे, ये क्या हो जाएगा? -1/2 अपॉन DT, ठीक। अब देखो यहाँ पर क्या, अभी किसका अपना रेट ऑफ डिसअपीयरेंस भी हो गया, ठीक है। आई होप कि आपको कोई भी डाउट नहीं हो रहा है। जो स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट यहाँ लगे हुए हैं उसी को हम यहाँ पे फ्रैक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। बस साइन माइनस का लगा है। क्यों माइनस का लगा है? क्योंकि ये इस साइन पे फोकस करो आप, यहाँ हमने माइनस साइन लगा दी। क्यों लगा दी? क्योंकि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस की बात हो रही है, ठीक है, रिएक्टेंट वाला साइड है, ठीक। तो अब यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन कौन सा आ गया अपना? रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ F2, सबका हो गया। थर्ड बचा है, अच्छा लंबा खास है, चौड़ा वर्ड है, डिसअपीयरेंस, क्लियर हो जाओ। तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ, ठीक है, ये F2 कहाँ पर दिख रहा है रिएक्शन में? ये भी हमको रिएक्टेंट के साइड में ही दिख रहा है, ठीक। लेकिन इसके आगे कोई भी नंबर नहीं लगा हुआ, मतलब कोई भी स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट नहीं लगा है, तो जैसा है वैसी का वैसी लिख दो, बस डी लगा देना है, ठीक है। हमें निकालना है DB अपॉन, अब हम निकालना शुरू करते हैं क्या? अब ठीक है, अब हमको क्या निकालना है? DB निकालना है और DC निकालना है, दो चीज निकालना है, DB अपॉन DT और DC अपॉन DT निकालना है, ठीक है। इसको निकालने से सबसे पहले तो हम अपना रिएक्शन लिख लें कि रिएक्शन क्या है? 3A, ये रिएक्शन है, ठीक है।
इसका सबसे पहले रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है, तो इसका जब रेट लिखेंगे तो इसका रेट क्या हो जाएगा, इसका रेट हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन से क्या हो जाएगा माइनस, ओके तो रेट हम इसका लिखेंगे, रेट क्या हो गया माइनस 1/3 dA/dt इज इक्वल्स टू, अब यहाँ माइनस नहीं आएगा, ठीक है, प्रोडक्ट में आ गए हैं, dB/dt, d है ये, इज इक्वल्स टू dC/dt, ठीक, यही है हमको, यही इसी को रेट बोलते हैं, रेट लिख लिया हमने। अब रेट लिखने के बाद कुछ नहीं करो, जो दिया, अब dB/dt किसकी हेल्प से निकालेंगे अपन, dB/dt निकालेंगे dA/dt की हेल्प से, क्योंकि dA/dt की वैल्यू दी हुई है, क्या दी थी वैल्यू, तो यहाँ पे दिया था। अच्छा अब एक चीज और आप ध्यान रखो, जब आप वैल्यूज पुट करेंगे, जब रेट लिखना होता है तब हम माइनस लगाते हैं, ठीक है, अदरवाइज आप एक चीज जानते हो कि एवरेज रेट की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही होती है, तो जब आप वैल्यू पुट करेंगे उस वक्त आपको ये माइनस साइन यूज नहीं करना है, ठीक, तो हमने क्या लिख दिए dB/dt इज इक्वल टू 1/3 dA/dt, ठीक हो गया। अब यहाँ पर क्या था, dB/dt कहाँ था, ये है, तो यहाँ पे आप लगा दो 1/2, ठीक, ये यहाँ पर किस में है, डिनोमिनेटर में है, डिनोमिनेटर में, ये यहाँ जाएगा तो किस में चला जाएगा, न्यूमरेटर में चला जाएगा, मतलब कि अब ये जो 2 है वो किस में है, डिनोमिनेटर में है, इक्वल टू के उस तरफ जाएगा, किस में चला गया, न्यूमरेटर में चला गया। अब ये जो 1 है यहाँ पर, ये 1 नहीं रह जाएगा, ये जो 2 जो है वो यहाँ पर 2 लग जाएगा, ठीक है, ये 2 है, इसको 2 मान लिया हमने। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/3 इंटू, कहाँ गई वैल्यू, ये है वैल्यू, ये वैल्यू दी हुई है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे 0.01, इसको सॉल्व करोगे आप, यहाँ पे जगह नहीं है, मैं आंसर नीचे लिख दे रही हूँ, इसका आंसर आ जाएगा 0, दूसरे कलर से लिखने दो ताकि आप लोग को समझ में आ जाए, इसका आंसर आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दो, 3 से डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 0.006 अप्रॉक्स आंसर आएगा, ये हो गया आपका आंसर। आंसर अभी यहाँ पे इनकम्प्लीट है क्योंकि आपको यूनिट लिखना है, तो यूनिट क्या हो जाएगी, मोल, यूनिट दी हुई है मोल, लीटर इनवर्स, सेकेंड इनवर्स, ठीक, ये निकल गया हमारा dB/dt। अब क्या बोला निकालने, dC/dt, तो dC/dt निकालने के भी सेम वैसे ही लिख दो, जो निकालना है उसको लिख दो लेफ्ट हैंड साइड में, ये हो जाएगा dC/dt, किसकी हेल्प से निकालना है अपन को, dA/dt की हेल्प से निकाल, सेम प्रोसीजर। अब देखो dC/dt, अगर आप यहाँ पे देखोगे रिएक्शन में, तो इसके पास यहाँ पर, ये थोड़ा सा फोकस करो आप, यहाँ पर कहाँ गया, ये यहाँ पर कोई भी स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट नहीं था, तो हमने dC/dt लिख दिए, कुछ भी स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा 1/3 dA/dt, सिंपल सीधा साधा है, यहाँ पे आप कुछ करना ही नहीं अपन को, क्योंकि वैल्यू दी नहीं है, तो 1/3 इंटू 0.01, ठीक है, इसको जब कैलकुलेट करोगे आप, सॉरी जब इसको आप डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 0.0033, ठीक है, ये 0.003 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ठीक। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इन द रिएक्शन A plus 2B gives 3C plus 2D, रिएक्शन को पहले लिख लेते हैं फिर आगे पढ़ेंगे। A plus 2B gives, यही रिएक्शन दिया हमारा, तो सबसे पहले तो बिना कुछ पढ़ने से पहले आपको एक चीज तो पता ही कि रेट लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आगे वही लिखा है, द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ B इज 1 into 10 to the power -2, ये 10 के पावर में है, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, वैसा टाइप हो गया है वो, ये 10 के पावर में क्या है -2, उसके पावर में है ये, ठीक। तो गिवन कंडीशन हमारे पास क्या है कि जो B की वैल्यू है, B मतलब dB/ एक नंबर तो मिले तुमको, पूरा नहीं छोड़ना है, ठीक है, -2 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ठीक है, ये सब हमने लिख लिए। अब हमको फटाक से क्या लिख देना है, इसका रेट लिख देना है जल्दी जल्दी, क्योंकि सबसे पहले तो रेट लिखना जरूरी है, रेट ही लिखोगे तो कुछ नहीं आएगा, ठीक। तो हम जब इसका रेट लिखेंगे तो ये, क्योंकि ये जो है माइनस लगेगा क्योंकि ये रिएक्टेंट साइड में, तो ये हो गया dA/dt, ठीक है, ये कोफिशिएंट लगा हुआ है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -1/2, ये आपको बहुत बनने लगा, आप जितना प्रैक्टिस करोगे ना आपको बनता जाएगा, ठीक है। इसके लिए कोई
अलग से आपको टेक्निक लगाने की जरूरत नहीं, न्यूमेरिकल सिर्फ प्रैक्टिस का खेल है। देखो सी में क्या दिया है, 3 दिया है, तो ये 1/3 हो जाएगा, ये हो जाएगा dc अपॉन dt, और फिर ये बचा 2, तो ये हो जाएगा 1/2। माइनस नहीं लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है क्यों नहीं लग रहा है, क्योंकि अपन क्या लिख रहे हैं, प्रोडक्ट लिख रहे हैं। ठीक है, ये हो गया dt। ठीक, रेट पूरा लिख लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं, वैल्यूज निकालना है हमको। तो सबसे पहले तो हम, क्योंकि हमको देखो b की वैल्यू दी हुई है, तो b की वैल्यू की हेल्प से सारी वैल्यूज निकालेंगे। तो सबसे पहले निकालते हैं किसकी, dA की, बोला है क्योंकि इसीलिए निकाल रहे हैं। तो dA अपॉन dt इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, dB अपॉन dt। ठीक, dA अपॉन dt जो निकालना है वो लेफ्ट हैंड साइड में, जिसकी वैल्यू दिया है उसको राइट हैंड साइड में। dB का जो कोफिशिएंट है कहाँ गया, ये 2 है। ठीक है, मतलब क्या यूज किया अपन ने, 1/2 यूज किए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1/2, डायरेक्टली लिख रही हूं मैं, 1/2 dB अपॉन dt। 1/2 छोड़ो, डायरेक्टली लिखूंगी तो बोलोगे समझ में नहीं आया। 1/2 dB अपॉन dt, यही है। ठीक है, अगर यहाँ पर कुछ होता, मतलब कि मैं ये कहना चाह रही हूँ dA के पास अगर कुछ होता तो अपन यहाँ पर ट्रांसफर कर देते, लेकिन है ही नहीं तो कुछ जरूरत ही नहीं है फिर। ठीक है, ये तो सीधा सिंपल सा है। तो हमने क्या किए, 1/2 किए इंटू dB अपॉन dt की वैल्यू दी हुई है, क्या दी है, ये दी है 1 इंटू 10⁻1 इंटू 10⁻⁻2 दिया हुआ ये वैल्यू। ठीक, इसको कैलकुलेट करिए, इसको बिल्कुल भी टच नहीं करना है, ऐसे डिवाइड कर दोगे तो आप वैसे ही आ जाएगा आंसर। 1/2 कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पे 0 लगा दो तो 0.5 आ जाएगा, सिंपल से कैलकुलेशन है इसका। तो ये हो जाएगा 0.5 इंटू 10⁻², जो था वैसे का वैसे ही लगा दिए। यूनिट क्या लिखना है, यूनिट देखो जगह नहीं हो रही, मैं यूनिट यहाँ लिख रही हूँ, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। ठीक है, यूनिट को देखते हुए चलिए, ये सब पावर में है, सब पावर में है भाई, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक, ये सब टाइपिंग मिस्टेक है, इसको आप ज्यादा वो नहीं करो, ये सब क्या है, पावर में जाएंगे। ओके, अब नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट क्या निकालना है, क्या निकालना है, अब बचा है डीसी निकालना है। तो डीसी अपॉन dt। ठीक है, अब देखो dc जो है यहाँ पर, इसका कोफिशिएंट दिया हुआ बकायदा, इसका कोफिशिएंट अपन अब भी निकाले हैं, क्या कोफिशिएंट निकाले हैं इसका, dc का 1/3। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया आपका 1/3, क्योंकि ये इस तरफ है, यहाँ जाएगा तो किस में हो जाएगा, न्यूमरेटर में हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने लिख दिया 3/2। देखो dB अपॉन dt, dc अपॉन dt इज इक्वल्स टू dB अपॉन dt। ठीक है, जैसे इसको किए वैसे इसको किए। अब dB अपॉन dt अगर अपन लिखे, मैंने लिख ही दिया, लिखें क्या, लिख दिया अपन, चलो ठीक है। ये 3 ऊपर कैसे आ गया, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इक्वल टू के उस तरफ था, यहाँ आया 3 हो गया, यहाँ पे 1 था ना, तो 3 इंटू 1 1 ही आएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हम कर देते हैं वैल्यू को पुट, किसकी वैल्यू को पुट कर देते हैं, 3/2 इंटू 1 इंटू 10⁻²। ठीक, इसको वैल्यू को पुट कर दिए, जब इस वैल्यू को पुट कर दिए कैंसिल करोगे 2 1 जा 0.5। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 1.5 इंटू 10⁻² यूनिट क्या होगी, सेम मोल। यूनिट नहीं लिखोगे 1 मार्क्स कट जाएंगे। अब ऐसा नहीं कि अब आंसर ही ना लिखे और यूनिट लिख दिया, ऐसा भी हो सकता है, ऐसी भी होशियारी मार सकते हो आप लोग। ठीक है, तब भी मार्क्स नहीं मिलेंगे, तो यूनिट लिखना है जब आंसर आएगा। ठीक है, कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द एलिमेंट्री रिएक्शन, क्या है हमारा एलिमेंट्री रिएक्शन, 2a + b gives 3c। हमारा रिएक्शन है 2a, ये रिएक्शन है, गिवन क्या है, देखो ध्यान से सुनो, इफ द, क्वेश्चन को ध्यान समझिए, if the rate of appearance of क्या कहा बोल रहा, हाँ, if the rate of appearance of C होना चाहिए यहाँ पर, C at time t is 1.3 into 10⁻⁴। ठीक है, इसकी वैल्यू दे दिया, dc अपॉन dt की वैल्यू आपको दे दिया है। अब इसकी हेल्प से अपन को सब निकालना है, क्या क्या निकालना है, रेट ऑफ द रिएक्शन निकालना है, और दूसरा क्या निकालना है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए निकालना है। ठीक है,
तो सबसे पहले हम रेट ऑफ रिएक्शन निकालें। रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालेंगे? बहुत सिंपल, सीधा साधा सरल सा है, इसमें और कुछ भी नहीं। अब रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है अपन को, तो सीधे सीधे किसको उठा लें अपन? सी को उठा लें, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन, और अगर आप पूरा लिख के करते हो, मतलब कि आप जैसे हम अब सब में लिखते आए हैं कि रेट लिखेंगे पहले, ठीक है, पहले इसका ए का रेट लिखेंगे, मतलब कि कैसे लिखोगे आप? -1/2 dA अपॉन dt इज इक्वल्स टू माइनस dB अपॉन dt इज इक्वल्स टू 1/3 dC अपॉन dt। ठीक है, मैंने नहीं लिखी, बार बार मुझे लगा रिपीट करना है, चलो ठीक है, लिख दिए तो लिख दिए। अब अपन को ये इस पे फोकस करना है। किस पे फोकस करना है? इस पे, रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन निकलेगा तभी जाके रेट ऑफ डिसअपीयरेंस निकलेगा। 1/3 इंटू, कहाँ गई वैल्यू? देखो, रेट ऑफ अपीयरेंस सी की वैल्यू क्या दिए है? 1.3, तो यहाँ पे 1/3, और ये जो पूरी वैल्यू है ये क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, तो इसी की मदद से पहले अपन को रेट ऑफ रिएक्शन निकालना पड़ेगा। कोई जरूरी नहीं है कि, हो सकता है बी दिया होता, तब भी हम रेट ऑफ रिएक्शन वैसे ही निकालते जैसे इसको निकाल रहे हैं, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए हमने क्या किए? 1/3 इंटू ये जो वैल्यू दी है वो 1.3 इंटू 10⁻⁻4 यूनिट, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा आपका आंसर? इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा, ये आएगा अराउंड 4.3 इंटू 10⁻⁻5, ये आंसर है। इसको जब कैलकुलेट करोगे तो आप देख लेना, ठीक है। यहाँ से अगर एक हम डेसिमल हटा दें तो अभी 10⁻⁻5 हो जाएगा, 13/3 कर दिए, ठीक है, 3 4 12 और 0.3 आ जाएगा, ठीक। ओके, तो ये 4.3 आ गया। यूनिट को हम लिख दें अच्छे से, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ठीक। ये पहला रेट ऑफ रिएक्शन निकल गया। अब रेट ऑफ रिएक्शन आपके पास है, तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस निकालने में कितना टाइम लगेगा? बताओ, टाइम लगेगा क्या? नहीं लगेगा ना। चलो, कोई भी एक वैल्यू दिया हो तो आराम से निकाल सकते हैं। हमको निकालना है माइनस, आपको ये निकालना है, ठीक है। देखो अब कैसे लिख रही हूँ मैं, ये निकालना है 1/2, मैं पूरा क्लियर लिख रही हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो देखते समय, कि समझ ही में नहीं आया 2 कहाँ से आ गया, 3 कहाँ से आ गया, ठीक है। इज इक्वल्स टू dC अपॉन dt, जो दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर dC अपॉन dt की वैल्यू जो है वो ऑलरेडी गिवन है। इसकी वैल्यू क्या है? ऑलरेडी गिवन है। कहाँ इसकी वैल्यू? कहाँ गई? अरे कहाँ गई भाई? ये दी है क्वेश्चन में 1.3 इंटू 10⁻⁻4, ठीक है। तो करना क्या है अब अपन को? यहाँ पे 1/3 नहीं लगाया अपन ने, ठीक, चलो हो गया, लगा दिए, कोई बड़ी बात नहीं। अब ये जो 2 है आपका, ये चला जाएगा यहाँ, ठीक है, न्यूमरेटर में, तो ये हो जाएगा सिंपल सीधा साधा सा। ये कैसा हो जाएगा? ये हो जाएगा 2/3 इंटू जो वैल्यू दी हुई है, क्या वैल्यू दी है? 1.3 इंटू 10⁻⁻4 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। अगर मैं कहीं पर नहीं लिखी हूँ तो समझ जाना, जगह नहीं हो रही है, ठीक है, आपको लिखना है लेकिन। तो ये जब इसको आप इसका डिवीजन करेंगे 2/3 इंटू 1.3 इंटू 10⁻⁻4, ठीक है। ये डेसिमल को हटा लो, इजी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 13/3। तो इसको जब आप इसका डिवीजन करेंगे, इसको देखो, ये डेसिमल हटाए तो ये क्या हो गया? पहले था 10⁻⁻4, अब हो गया 10⁻⁻5, ठीक। हमने यहाँ पे एक डेसिमल इंक्रीज करा और इसका पावर भी क्या हो गया? -5 हो गया। अब ये हो जाएगा 2 इंटू 13/3, तो कितना आ जाएगा ये आपका? ये आ जाएगा 8। छोटा छोटा मैथ सॉल्व करना सीखो आप, पता है, इंटू डिविजन 8.67 इंटू 10 की पावर में कितना है? -5। यूनिट क्या हो जाएगी? ये यूनिट हो जाएगी इसकी, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। यहाँ पे मैंने यूनिट नहीं लिखी हूँ, बिना यूनिट के मार्क्स नहीं मिलेंगे भी तो कट जाएंगे, ठीक है। रिएक्शन को बस आप प्रैक्टिस करते चलो, वरना आपको ना बनेगा ही नहीं। ये बहुत सिंपल सा है। यहाँ पे क्या लिखना है देखो, हाउ इज द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ ब्रोमीन रिलेटेड टू रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ब्रोमीन आयन, ठीक है। अब इसमें यहाँ पे क्या बोल रहा है? रिलेशन निकालना है यहाँ पे, ठीक है। ज्यादा मेहनत नहीं करना, मतलब अपन को ज्यादा कैलकुलेट नहीं करना, बस अपन को सबसे पहले ये क्या है? रिएक्शन।
कोशिश किया करो जैसे क्वेश्चन में रिएक्शन दिया हुआ है, इस रिएक्शन को हम दोबारा से लिखें, इस रिएक्शन को हम क्या करें, दोबारा से लिखें। ये हमारी आदत होना चाहिए, क्योंकि आप जो है वो क्या लिख रहे हो, आप सोल्यूशन कर रहे हो, तो इस रिएक्शन को आपको रिपीट करना है। ठीक है, हमको उन्हें क्या निकालना है, रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ Br माइनस आयन एंड Br2। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है ना रेट ऑफ अपीयरेंस, तो रेट ऑफ अपीयरेंस निकालना है हमको किसका, ब्रोमीन का, किससे रिलेट करके, ब्रोमीन आयन से रिलेट करके। प्लीज क्वेश्चन को आप अच्छे से समझो फिर से। ये एक आपके सामने इक्वेशन, ये रिएक्शन दिया है, यहाँ पे बोल दिया है आपको क्या निकालना है, रेट ऑफ अपीयरेंस निकालना है, किसका, ब्रोमीन का, मतलब Br2 का। अब किससे रिलेट करना है आपको, ब्रोमीन आयन से, मतलब जो डिसअपियरेंस वाले साइड में दिया है, मतलब कि कहाँ, रिएक्टेंट साइड में दिया है। ठीक, तो इसको निकालने के लिए सिंपल सीधा साधा क्या करेंगे आप, यहाँ पे लिखेंगे जो सब में करते आए हैं, ठीक है, इज इक्वल्स टू, ब्रोमीन कहाँ गया, ये ब्रोमीन है, मैं बार बार सर्कल लगा के लिख रही हूँ, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको, ये ब्रोमीन है। ब्रोमीन के पास कितने हैं कोफिशिएंट, कोफिशिएंट कितना है उसका, 5 है। ठीक है, सबसे पहले रेट निकाल लें हम, किस किस का रेट निकालना है, आयन का और ब्रोमीन का। तो रेट हो जाएगा 1/5 माइनस 1/5, ये 5 लिखा है, ये 5 लिखा है यहाँ पर, तो हमने माइनस 1/5 लिख दी, क्यों, क्योंकि रिएक्टेंट साइड में था। ये हो गया अपॉन dt, हो गई इसकी कहानी खत्म। अब इसकी किसकी बारी आई है, अब बारी आई इसकी, अब किसकी बारी आई आपकी, इसकी बारी आ गई। तो ये हो जाएगा 1/3, माइनस नहीं लेगा क्योंकि कहाँ पर है, प्रोडक्ट साइड में है, तो ये हो जाएगा Br2 अपॉन dt, हो गया। ठीक है, कंपेयर करना है, इसको कंपेयर कर लेते हैं हम, कंपेयर करना है किस किस को, हाउ इज द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ ब्रोमीन इज रिलेटेड टू रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ब्रोमीन आयन। ठीक है, ये हो जाएगा d Br2 अपॉन dt इज इक्वल्स टू, इसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, इसको यहाँ लिख दिया हमने, तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ठीक है, इसको यहाँ लिख, अब देखो ये जहां है वहीं का वहीं है, इसी को भेज दिया हमने। ठीक, ये जहां है वहीं का वहीं है, इसी को भेज दिए हमने, तो ये क्या हो गया, 3/5 d Br माइनस अपॉन dt। ठीक हो गया। अब देखो ये हो गया आपका, ये क्वेश्चन खत्म हो गया। लास्ट क्वेश्चन है, फॉर अ रिएक्शन सो एंड सो, ये सब क्या है, इसके छोटे छोटे हैं, N2O5। ठीक है, तो इससे कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसका आंसर आप बताओगे मुझे। ठीक है, नाउ यू विल फाइंड आउट what is the answer for this one. I have calculated 5 numerical question for you all. Now you will calculate one numerical for me, not for me but for yourself. ठीक है, आप इसका आंसर मुझे बताओ, कौन है होशियार, मैं देखूं जो एक बार में आंसर निकाल के दे देता है। ठीक है, सो आई विल बी वेटिंग फॉर योर आंसर फॉर एनी डाउट रिगार्डिंग द न्यूमेरिकल्स, और जो भी टॉपिक है। देखो सबसे ज्यादा जो डाउट पता कहाँ पे आता है, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं, कितना भी पढ़ लो, जब सॉल्व करने की बारी आती है तब हम वहीं पर गड़बड़ करते हैं। इसीलिए सॉल्व ज्यादा किया करो, प्रैक्टिस किया करो किसको, क्वेश्चंस को। ठीक है, or if you find any doubt regarding rate of reaction or anything else, you can message me. Thank you so much.